अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट कि हाउ टू गेट एक्सीलेंट मार्क्स इन एसएलओ बेस्ड एग्जाम्स। देखें, जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम पेपर्स जो है वो एसएलओ बेस्ड हैं, तो उसमें आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको 13 टिप्स दे रहा हूँ। ये बेस्ट स्टडी टेक्निक्स हैं। अगर आप इस तरीके से और जो मैं फ़ॉर्मूला बता रही हूँ समझे कि आप उस तरीके से करेंगे काम, तो आपकी ज़्यादा बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके मार्क्स बहुत ज़बरदस्त आएँगे। एक तो याद रखिए कि नंबर 1, पहले जो मैंने 13 टिप्स का कहा है कि फ़ोकस ऑन ईच सब्जेक्ट, स्पेशली आर्ट्स सब्जेक्ट। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं, वो सिर्फ़ साइंस सब्जेक्ट को फ़ोकस करते हैं। उनका ज़्यादा टाइम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ इस पे गुज़रता है और आर्ट्स सब्जेक्ट से वो इग्नोर हो जाते हैं। कहते हैं कि दुश्मन को हमेशा उसकी कमज़ोर साइड पर वार करें, तो ये एक कमज़ोर साइड है दुश्मन की। ऐसे कि पाकिस्तान में ये जितने भी लोग बच्चे फिर उन्हें मोस्टली ना उनमें से कोई इस्लामियत को फ़ोकस करता है, ना उर्दू को फ़ोकस करता है, ना इंग्लिश को फ़ोकस करता है, ना पाक स्टडी को फ़ोकस करता है। और आप गौर करें कि जिन बच्चों के मार्क्स ज़रा कम होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से कम, उनके मार्क्स आर्ट्स सब्जेक्ट में ही डिडक्ट हुए होते हैं। तो इसलिए आर्ट्स सब्जेक्ट को वही सेम इम्पोर्टेंस दें जो आप साइंस सब्जेक्ट को दे रहे हैं। नंबर 2, आपने होता ही है कि अक्सर एग्ज़ाम में बाज़ औक़ात आपको क्वेश्चन का आंसर में समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने वो जो एक तैयार किया था, प्रिपरेशन की थी, उसमें कुछ चीज़ें आपको भूल रही होती है जिससे आपका क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता। तो उसका तरीका ये है कि आपने माइंड मैप या यूँ समझिए कि ईच क्वेश्चन के आंसर का जो स्केच है, वो आपने बना लेना है। वो आपके ज़हन में हर वक़्त होना चाहिए। सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल यूँ दूँ कि अगर आपको मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स इस वक़्त ज़हन में नहीं आ रही हैं और क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आपको उसका थीम पता हो कि मिंटो मार्ले है क्या? ये रिफॉर्म्स किस किस्म की थी? किसने पेश की थी? क्यों पेश की थी? वगैरह-वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जिसमें कोई क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आपने हर क्वेश्चन पर उसका एक माइंड मैप बना के रखें अपने पास। बेसिक छोटी-सी उसकी आप बारे में इन्फॉर्मेशन 2, 3, 4 लाइन्स की आपके पास मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद हैव अ ग्रिप ऑन राइटिंग, करेक्ट एरर फ्री इंग्लिश। इंग्लिश में आपकी गलती नहीं हो। होता ये है कि आप लोग फोकस नहीं कर रहे होते कि अच्छा चलो तो फिजिक्स से आई, केमिस्ट्री, बायो, कहीं टेंस की गलती हो रही है, कहीं सेंटेंस फॉर्मेशन की गलती हो रही होती है, वगैरह-वगैरह। तो ये गलतियाँ हो रही थी, ये नहीं होनी चाहिए। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी इंग्लिश में कम से कम गलती नहीं होनी चाहिए। और हर क्वेश्चन की एक छोटी-सी समरी आपके ज़हन में हर वक़्त मौजूद हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर इस वक़्त आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन आपको उसका थीम समझ आना चाहिए, समरी यूँ समझे, उसका क्रक्स जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। और आप जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो टू द पॉइंट लिखें और ये तभी होगा अगर आपने कंसेप्चुअल स्टडी की होगी। तो बाज़ औक़ात बच्चे ख़ामख़ा की गप लगाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपने उर्दू का एक शेर आ गया और आपने उसकी तशरीह करनी है, तो बच्चे ख़ामख़ा उसमें वाक़यात और इस तरह की चीज़ें आप स्टार्ट कर देते हैं। देखें, उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले वो जो शेर आया ना, उसका थीम यानी मफ़हूम आप उसका पहले लिख दें। 2 से 3 लाइन में उसका मफ़हूम आ जाएगा, बल्कि 2 लाइन में पूरा हो जाएगा। तो चेक करने वाले को समझ आ गई कि इसको इस शेर का मतलब पता है। अगर मतलब पता है, उसके बाद उसको लिखना, उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। फिर उसपे अगर आप वाक़या भी तशरीह में लिख देंगे तो इश्यू नहीं है। और अगर आप उसमें कुरानी आयात और अहादीस के हवाले और हिस्ट्री के रेफ़रेंस वगैरह-वगैरह या कोई मैगज़ीन वगैरह, कोई कोट्स वगैरह आप लिखेंगे, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अच्छा, फिर जो एग्ज़ाम्स में आपने डायग्राम बनानी होती है, तो वो पहले से उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की हो और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो कि विदिन हाफ अ मिनट आपकी डायग्राम आपको बनानी आ जाए। और ये डायग्राम आपने पेंसिल से नहीं बनानी, ठीक है? आपने पॉइंटर से बनानी है, ताकि क्योंकि वो आपको पता है ये स्कैन किया जाता है पेपर, तो अगर पेंसिल से बनेंगे तो स्कैन में आएगा नहीं और आपके मार्क्स कट जाएँगे। अच्छा, उसके बाद ये कि जो आपके क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, स्पेशली लेंथी क्वेश्चन, आप उसके हेडिंग्स बनाएँ या उसके पॉइंट्स बना लें, या उसकी बुलेट्स बना लें। हेडिंग्स का ये फ़ायदा है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने उतनी हेडिंग दी हैं, तो फिर आपके मार्क्स आपको उतने मिल जाएँगे। आपको टेंशन पे लेने की ज़रूरत नहीं होगी। नंबर नेक्स्ट है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि एसएलओ बेस्ड पेपर में क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट है। क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है
कि आपने हर चीज के प्रॉस कॉन्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेरिट्स डीमेरिट्स ये आपको एक्सप्लेन करना है, और फिर आपको उसका कोई क्रक्स कोई कंक्लूजन वो भी निकालना है, आप उससे लेसन क्या गेन कर रहे हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। आप हर चीज के बारे में ये आपको आना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट ये है कि आप जब प्रेपरेशन कर रहे हैं ना, आपने हर टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं सप्लीमेंटल नॉलेज, तो आप दो दो तीन तीन पॉइंट्स ऐसी चीज इसमें पॉइंट ले लें जो उससे 100% रिलेट करती हो, लेकिन वो बुक में ना दी हो, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त हो। तो जब आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन से आप स्टार्ट करेंगे, देखिए कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो मैं तो कहूँगा फर्स्ट इंप्रेशन भी बनाए लास्ट इंप्रेशन भी बनाए। और उसका तरीका ये है कि आपने हर टॉपिक पर कम से कम 3 इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लिख लें। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है ना, आप पहली इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें, बहुत अच्छी स्टार्ट में एक इंफॉर्मेशन आप उस आंसर का मिड में लिख दें और एक इंफॉर्मेशन आप एंड में लिख दें, तो चेक करने वाला आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा। बाकी तो आपने बुक वाला लिखा ही लिखा होता है। फिर आपने एक और काम करना है, एग्जाम में बाज़ औक़ात ये होते हैं कि अल्लाह ना करे इंसान बीमार हो जाता है, या कोई शादी गमी आ गई, कोई मौका आ गया, कोई ऐसा कोई मेहमान आ गए, कुछ हो जाता है। तो आपको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एग्जाम में फिर आप रिवीजन करने का टाइम बहुत कम मिल जाता है। कोई ऐसा मसला आ गया, आपके सर में दर्द हो गया, तो तरीका ये है, आप जो बुक की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप उसकी एक समझिए कि अहम की पॉइंट्स आप नोट करते जाएँ। नोटबुक उसके जो समरी बनाते जाएँ, या उसके क्रक्स उसका बनाते जाएँ। अहम इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ कि हम पाक स्टडीज लेता हूँ। अब पाक स्टडी में आपके 2 to 3 पेजेस में जितनी भी डेट्स हैं और नेम्स हैं वो सारे आ सकते हैं, वो आप लिख लेंगे। फिर जितनी भी हेडिंग है क्वेश्चन के साथ वो आप लिख लें। ये आपके हार्डली मेरे ख्याल 7 to 8 पेजेस बनेंगे। तो जब अगर आप एग्जाम में आपको बहुत सा टाइम नहीं भी मिला पाक स्टडी के पेपर के लिए, या सपोज छुट्टी नहीं आई, तो आपके वो जो नोट्स है ना वो आपको उस वक्त बड़ा फायदा देंगे। उसमें आपको उस वक्त उसकी अहमियत का एहसास होगा कि आपने जस्ट वो 8-10 पेजेस पढ़ेंगे और आप बेहतरीन अटेम्प्ट कर लेंगे पेपर, क्योंकि आपने पहले उसका कंसेप्ट क्लियर किया होगा, आपको उसका हर चीज के बारे में पता होगा। अहम जो इन्फॉर्मेशन अब आपने वो भी रिवाइज कर ली, तो आपको आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, एक और तरीका ये होता है कि आप एक स्टडी ग्रुप बना लें। स्टडी ग्रुप का बहुत फायदा होता है। स्टडी ग्रुप में भी आप वो बच्चे लें जो बहुत टॉपर हों, बहुत अच्छे हों, और वो सोने पर सुहागा हों। तो जब देखिए आप भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जब आप आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना अपने आंसर मैच भी करेंगे और शेयर करेंगे, तो बहुत सारी बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। अच्छा, वो बच्चे जिनको ये इश्यू है कि वो आंसर भूल जाते हैं, उनको चीज़ें भूल जाती हैं, उसका बेस्ट वे ये है कि आप जो पढ़ते हैं ना, आप वो किसी को पढ़ा दें। आप गौर करें, जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, वो आपको भूल जाती हैं, लेकिन जो टीचर्स ने चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, टीचर नहीं भूलते, क्योंकि उन्होंने आपको, अब आप सोचेंगे टीचर ने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, भई वो पढ़ा हुआ कई साल हो गए उसको पढ़े हुए। अब उसने रात में पढ़ा लेकिन आके आपको पढ़ा दिया, तो टीचर को वो बात याद हो गई। तो ये भी तरीका होता है कि अगर आप किसी अपने क्लास फेलो को पढ़ा दिया करें, तो आपकी उस पे मास्टर ग्रिप आ जाएगी। आपको फिर क्वेश्चन भूलेगा नहीं। एक तरीका इसका ये होता है कि आप बेसिक नहीं, एक ग्रुप ऑफ मेंटोर बना लें, ठीक है? ऐसे लोग जिनको आप चेक करा दिया करें अपना काम, वो फिर आपको गाइड कर देंगे, प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि इसमें मैं मिसाल के तौर पे मैं ऐसे समझाऊँ, आपने जी तैयार करना है माई माई फादर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा आम सा मैंने टॉपिक ले लिया, माई फादर। अब आप इसका कोई भी मजमून पढ़ेंगे ना जहाँ से भी, वहाँ लिखा होगा कि माय फादर जो है उनका नाम ये है, उनका ओहदा ये है, अब वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, उनकी डेली की रूटीन ये है, और वगैरह वगैरह पूरी बातें जहाँ लिखी होगी कि क्या कुछ करते हैं, उनको क्या चीज़ पसंद है, खाने में क्या पसंद है, टीवी में क्या कुछ देखते हैं, मोबाइल की पसंद है नहीं है, और कपड़े उनको कैसे पसंद है, वगैरह वगैरह। अगर आपने कोई मेंटोर, कोई अच्छा मेंटोर ढूंढा होगा, वो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा गाइड कर देगा। कैसे गाइड करेगा? मिसाल के तौर पे वो आपको बताएगा, देखो आप इसमें लिखो कि व्हाई शुड यू लव योर फादर? आप अपने पापा से मोहब्बत क्यों करें? जब वो इसका जवाब आपको देगा ना, तो ये कमाल की चीज़ें बन जाएगी। इस तरीके से वो आप एक पूरा माइंड मैप बन सकता है। ये मैंने एक टॉप पॉइंट आपको दिया है। देखिए, आप बताएँगे, बचपन से लेकर अब तक मेरे बाबा ने जितना मेरा ख़्याल रखा है, मेरे खाने-पीने का ख़्याल रखा है, मेरी फ़ी जो है उन्होंने हमेशा पे की है, मेरे कपड़ों का, ड्रेसिंग का मेरा ख़्याल रखा है, मेरी सैर व सेहत का मेरा ख़्याल रखा है। जो-जो चीज़ मुझे डिमांड थी, मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी थी, वो मुझे प्रोवाइड करते रहे हैं। जब भी मैं बीमार होता था, मुझे लेके जाते थे।
जो चीज़ मुझे मतलब जहाँ-जहाँ मसला पड़ता रहा है, मुझे उन्होंने मुझे फ़ेवर किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। रातों को उठ के इवन देखते हैं कि मेरे ऊपर से रज़ाई तो नहीं उतर गई। इतनी छोटी-छोटी बात आप लिखना शुरू करेंगे, तो कितना ज़्यादा ये चीज़ सिर्फ़ एक पॉइंट मैंने माइंड मैप में से बनाया, ठीक है? तो आप इस तरीके से जब आप गौर करना शुरू करेंगे, ठीक है? अब आप मिसाल के तौर पे आपके पापा एक और पॉइंट है कि कितना पेन लेते हैं। अब आप सिर्फ़ उनके एहसासात को जब आप बयान करने लगेंगे, यकीन करें ये जो माय फादर जब आप मज़मून लिखेंगे इतनी क़यामत ख़ेज़ मज़मून बन जाएगा। तो ये होता है कि अगर आप कोई अच्छा मेंटर ढूँढ लें और उससे गाइडलाइनें वो आपको बहुत ज़बरदस्त इसमें टेक्निक जो बताना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं और लेता हूँ कि जी माय बेस्ट फ्रेंड, अब आप माय बेस्ट फ्रेंड मज़मून दुनिया में जहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ से लिखा होगा कि मेरा फलाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी ये आदतें हैं, क्लास में हमेशा अव्वल आता है, उसके फादर डॉक्टर हैं, वो ये करता है, वो करता है, वो वगैरह-वगैरह ये चीज़ें जो है लिखी होंगी। मुझे सपोर्ट करता है। आप इसमें एक और पहलू से देखें, मसला देखिए वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्या आप भी उसके बेस्ट फ्रेंड हैं? आप देखिए इस अंदाज़ में जब लिखेंगे, पूरी बाज़ी पलट जाएगी, ठीक है? क्या आपकी ऐसा तो नहीं कि आप बहुत टॉकेटिव हो और वो आपकी बातों से बोर होता हो? फिर ये कैसे पॉसिबल है कि जो आपका फ्रेंड है वो कोई फरिश्ता है, उसके अंदर सिर्फ़ खूबियाँ-खूबियाँ भई आप उसकी खामियाँ भी लिखें। तो ये होता है सोचने का अंदाज़ और तभी होगा अगर आप कोई अच्छा मेंटर ढूँढ लेंगे। मेंटर फिर आपको जो है वो बताएगा। और एक बात लास्ट में इसमें ये टिप्स में फिर मैं आगे चलता हूँ कि देखिए आप जो भी कोई पोएट के बारे में लिख रहे हैं, किसी राइटर के बारे में लिख रहे हैं या कुछ जो चीज़ कर रहे हैं, आपको उसकी जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में। आपका राइटिंग स्टाइल जो है वो आपका कैसा होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। आपके वर्ड्स के दरमियान कितना आपने डिस्टेंस रखना है वो पता होना चाहिए। वर्ड्स का साइज़ जो है वो आपने कितना रखना है वो पता होना चाहिए। मैंने कलर मार्कर यूज़ करना है कि नहीं करना वो पता होना चाहिए वगैरह-वगैरह। सब अहम चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन आप जब रखेंगे तो उसके बाद आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अगला देखिए, अब मैं आपको कुछ फ़र्क बता रहा हूँ कि जो टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। ये पता होना चाहिए, फिर आप डिसाइड करें कि आप क्या हैं। अगर आप टॉपर हैं, तो बेस्ट हो गया और अगर आप एवरेज हैं या ये चूँकि देखिए, मैं आपको 7-8 इनमें डिफरेंस बताने लगा हूँ। अगर एवरेज स्टूडेंट की कोई एक खूबी आपके अंदर है, आप उस यूँ खूबी तो नहीं मैं कहूँगा इसको समझें कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है, तो अब आप उसको ख़त्म कर दें और आप जो टॉपर का एटीट्यूड है, वो अपना लें। नंबर 1 टॉपर के ज़हन में हमेशा टारगेट होता है कि मैंने ये अचीव करना है। एवरेज स्टूडेंट के ज़हन में टारगेट नहीं होता। तो अब इसका मतलब ये है मेरी बात का, अगर आपके ज़हन में कोई टारगेट अभी तक नहीं बना तो टारगेट बना लें। नंबर 2 जो टॉपर है वो टायरलेस एफर्ट्स करता है अपनी अचीवमेंट के लिए, अनथक कोशिश करता है। और जो एवरेज स्टूडेंट है वो लक पर डिपेंड करता है। यानी अच्छा चलो देखी जाएगी। जब पेपर आएगा देखी जाएगी। ये एवरेज स्टूडेंट है, बल्कि मैं तो समझा बिलो एवरेज स्टूडेंट का जो है ना ये एटीट्यूड होता है। तो आपने एक अंत तक कोशिश करनी है अपनी अचीवमेंट के लिए, जो आपने टॉप टारगेट बनाया उसको अचीव करने के लिए आपने हिम्मत नहीं हारनी है। अच्छा फिर जो टॉपर है वो हर टेस्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, उसका स्टडी स्केड्यूल बड़ा प्रॉपर होता है। और जो एवरेज स्टूडेंट है वो मूडी होता है। तो मैन ऑफ मूड नहीं बनना, मैन ऑफ प्रिंसिपल बनना है। कभी ये ना कि मेरा मूड नहीं है, क्योंकि आपका मूड है या नहीं है, टाइम गुजर रहा है। मुझे साल के 365 डेज है ना, उसमें टाइम गुजर रहा है। आपका अगर 10 दिन मूड ना बना, ठीक है, तो ये तो 10 दिन तो आपके उसमें से कम हो गए। तो आप अपना अच्छा एक और भी ये जो चीज़ बता रहा था कि जो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो हर टेस्ट में अपना बेस्ट नहीं देता। वो सोचता है कि अच्छा मैं एंड में आके मेहनत कर लूँगा। यही गलत अप्रोच है। हर टेस्ट में अपना बेस्ट दें, क्योंकि ये जो टेस्ट है, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप हर बॉल पे छक्का नहीं लगा सकते, लेकिन हर अच्छी खेली गई बॉल आहिस्ता से आपको कामयाबी के नज़दीक ले जाएगी। तो बिल्कुल इस तरह आप हर टेस्ट में जब आप बेहतर से बेहतर करते जाएँगे ना, आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। फिर अगला ये है कि आप किसी आला तरीन को हाईएस्ट लेवल का कोई कॉम्पिटिटर अपना बनाएँ, ठीक है? और ये टॉपर की निशानी है। और जो एवरेज स्टूडेंट है उसका जो वीकर स्टूडेंट होता है वो उसका कॉम्पिटिटर होता है। मिसाल के तौर पे जो एवरेज बच्चा है ना, वो कहेगा अब्बू देखो मैं स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि वो भी नहीं आ रहा। अब जो आ रहे हैं उनकी बात नहीं करेगा, जो नहीं आ रहे उनकी बात करेगा। अब उसके मार्क्स फॉर एग्जांपल अगर 55 आए ना, तो बाप ने डाँटा है, तो कहेगा अब्बू देखो फलाँ जो मेरा दोस्त है उसके तो 50 आए हैं, मेरे तो फिर भी उससे ज़्यादा है। क्योंकि उसका मुकाबला एक निकम्मे बच्चे से है। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। आपके अगर सपोज़ 90% मार्क्स आए हैं ना, तो आप सोचिए कि जो मेरा दोस्त है उसके तो 93% मार्क्स आए हैं, तो मेरे कम क्यों हैं? अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप बेस्ट हो जाएँगे। अगला फ़र्क ये है कि जो टॉपर स्टूडेंट है ना वो प्रॉब्लम को चैलेंज के तौर पर लेता है और एवरेज स्टूडेंट
प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तौर पे लेता है। अच्छा ये प्रॉब्लम आ गया, ये मुझसे हल नहीं हो रहा, ये मुझे थ्योरम तो मुझे आ ही नहीं रहे, ये न्यूमेरिकल मुझे नहीं आ रहे, ठीक है, वो हिम्मत हार के बैठ जाता है। जबकि टॉपर कहता नहीं अब तो मुझे करना क्योंकि मुझे इसको अगर मैं तैयार नहीं करूंगा तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और मुझे इम्तिहान में फेल हो सकता हूँ, ये मैं टॉप नहीं करूंगा फिर। तो इसलिए वो प्रॉब्लम को चैलेंज के तौर पर लेता है और फिर करके दिखाता है। अगर आपके भी अंदर ये है कि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तौर पे लेते हैं तो इसको खत्म कर दे। आप सोचे कि मैंने हल करना है क्योंकि पानी को पुल के नीचे से गुजरना होता है, तो आपको उसके लिए एफर्ट करनी है। अच्छा अगला ये है कि जो टॉपर बच्चा ना, उसके जितने भी मार्क्स आ जाए वो उस पर सेटिस्फाई नहीं होता। इवन अगर उसके 98% मार्क्स आ गए ना, तब भी उससे सेटिस्फाई नहीं होना। वो सोचता है कि यार मेरे 98.5 क्यों नहीं आए। और जो एवरेज बच्चा है वो 50% मार्क्स में भी सेटिस्फाई होता है कि शुक्र है एडमिशन मेरा चला गया है या जा रहा है, शुक्र है मैं हर सब्जेक्ट में कम से कम पास हो गया हूँ, फेल नहीं हुआ, बस। तो आपकी जब सोच इतनी लो होगी तो फिर आपके मार्क्स भी यही आएंगे। अगर आप अपने किसी भी मार्क्स पे सेटिस्फाई नहीं होगे तो फिर आप टॉप पे टॉप आला बनते जाओगे, आगे से आगे बढ़ते जाओगे। और लास्ट उसमें फर्क ये है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट, जो टॉपर है वो हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो चाहते हैं वो करके दिखाएंगे। और जो एवरेज बच्चा है वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो सोचता है कि तमाम जो पोजीशन है ना वो औरों के लिए है। अब देखिए जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आया ना, तो मैंने पूछा आपके कितने मार्क्स आपने लिए, कहता सर 85%। मैंने कहा अगले वाले मार्क्स 86, 87, 80 वो आपने किन के लिए रखे थे? तो कहता है किसी के लिए नहीं। तो मैंने कहा बताए, आपने औरों के लिए रखे तो तभी आपने नहीं लिए, आपने सोचा कि ये तो और लेंगे, तो आप क्या लेंगे? ये कंपटीशन है। यहाँ पे आपने सोचना कि मुझे, मैं बेस्ट हूँ, मैं यूनिक बंदा हूँ, अल्लाह ताला मुझे ऐसी सलाहियतों के साथ पैदा किया जो सलाहियतें किसी और को नहीं दी, ना ऐसी शक्ल सूरत किसी और को दी है। तो आप फिर अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे फिर। अच्छा ये जो एसएलओ बेस पेपर है, इसमें थोड़ा सा एक ध्यान में रखें कि जो ब्लूम टेक्सोनोमी है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन आते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ क्वेश्चन रिमेंबर वाले आते हैं जिसमें आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। मसलन आपको डेफिनेशंस याद करनी है, मसलन आपको डेट्स याद करनी है, मसलन आपको नेम्स आपको याद रखने हैं। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो इन अल्फाज से शुरू होते हैं, जैसे डिफाइन, आइडेंटिफाई, लेबल, मैच, मेमोराइज, आउटलाइन, रिकॉल, हु, विच, स्टेट वगैरह। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तकरीबन 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। अंडरस्टैंडिंग कहते हैं जो आपको समझ के आया है, जो आपने पढ़ा है। जैसे देखें आपने एक शेर पढ़ा, अब आपने उसकी तशरीह करनी है, तो ये अंडरस्टैंडिंग में आ गया। इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जैसे क्लासीफाई है, कंपेयर है, डिफेंड है, डिस्क्राइब है, डिस्कस है, एक्सप्लेन है, आइडेंटिफाई है, रिकॉग्नाइज है, रिव्यू है, रीराइट है, समराइज है, ये सारे अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें तकरीबन 20% एप्लीकेशन के होते हैं कि जो आपने पढ़ा है अब आप उसको आम जिंदगी में अप्लाई करके दिखाएं कि क्या वाकई इसको कर सकते हैं। जैसे आपने फिजिक्स का एक फार्मूला पढ़ा था कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस सी टी, अब इसको अप्लाई करके दिखाएं कहाँ पे बैठेगा। आपने फार्मूला पढ़ा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, अब इसको अप्लाई करके दिखाएं। 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी, इसको अप्लाई करके दिखाएं। तो ये वो जो एप्लीकेशन वाले थे इनमें इन अल्फाज से आमतौर पर शुरू होता है जैसे अप्लाई, चूज, कंस्ट्रक्ट, कंप्यूट, डेमोस्ट्रेट, इलस्ट्रेट, प्रोड्यूस, स्केच, मॉडिफाई, कंप्यूट, सॉल्व और कैलकुलेट वगैरह के आते हैं। कुछ इसमें क्वेश्चन होते हैं जो एनालाइज करने के लिए आते हैं। आप दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को आप एनालाइज करते हो, फिर देखते हो इनमें से बेस्ट कौन सी है। इनमें आमतौर पे जो अल्फाज, ये जो क्वेश्चन शुरू होते हैं जैसे कैटेगराइज, जैसे क्रिटिसाइज, जैसे डिफरेंशिएट, जैसे क्रिएट, जैसे कंबाइन, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, डिजाइन, ये सब एनालाइज के होते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन इवेल्यूएट के भी होते हैं, पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, आपको समझ कितनी आई है। आमतौर पे ये जो क्वेश्चन ये अल्फाज के होते हैं जैसे एस्टिमेट, जैसे जज, जैसे रीअरेंज वगैरह वगैरह। अच्छा अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कुछ होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, अगर आपने उनकी तैयारी करनी है तो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। वैसे भी एसएलओ बेस में आपने पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना होता है, ये आपने इसको ध्यान में रखें। और रिवाइज ईच कंसेप्ट ऑफ ईच टॉपिक इन नेटिव लैंग्वेज, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। आपने जो पढ़ा ना, अब आप उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में दोहरा के देख रहे हैं। अगर आप दोहरा सकते हैं इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है। अगर आपने नहीं दोहराया इसका मतलब आपको समझ नहीं आई, आपका रट्टा लगाओ, तो रट्टा जो काबिल कबूल नहीं होता। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, देखिए उसका तरीका ये है
कि आप ये जो फार्मूलाए हैं उनके प्रूफ्स तैयार कर लें, इक्वेशन तैयार कर लें, न्यूमेरिकल्स तैयार करें, इनको बहुत ज़्यादा फोकस कर लें, इसी में एग्जाम में गलती हो जाती है। जब आप पढ़ते हैं तो कंसेप्ट अपना क्लियर रखें, और जो डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस आप करके देखें। जो हेडिंग के साथ आप क्वेश्चन तैयार करें, लेंथी क्वेश्चन खासतौर पे हेडिंग के साथ तैयार करें, और जो जिसमें पॉइंट्स हैं उसमें कोशिश करें कि अगर आप बुलेट फॉर्म में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, उसमें याद करना और लिखना आसान हो जाएगा, उसमें मार्क्स भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये लेंथी क्वेश्चन का तरीका होता है। एक भी मैं आता हूँ कि पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी हो। देखिए, एक तो ये कि आपने रूलर के साथ मार्जिन लाइन ड्रा करनी है, अगर ऑलरेडी ड्रा नहीं है तो ड्रा जरूर कर ले, और कोई वर्ड क्रॉस नहीं करना, क्योंकि जब आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे नंबर कट जाती है, तो ऊपर हल्का सा ऊपर क्रॉस कर दे करे, हल्का सा, और ये वो पूरा ऐसे वर्ड को क्रॉस नहीं करना। अच्छा, एक कोर्स भी होते हैं बाजू का, आप फॉर एग्जांपल सेक्शन बी शुरू करते ऊपर लिख देते सेक्शन बी, उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एसएलओ बेस ई शीट्स है, वहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ पता होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि सेक्शन बी या सेक्शन सी। फिर राइटिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, आपने पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो आप डायरेक्ट आंसर से स्टार्ट किया करें। और ब्लू पॉइंट यूज करना है, कलर्ड मार्कर खाम का, कोई ब्लू, कोई जो कोई येलो, कोई कौन से, कोई ग्रीन वगैरह जो यूज करते हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, मार्कर, कलर मार्कर इस्तेमाल की इजाजत नहीं होती। अच्छा नीट क्लीन पेपर दें, उसके इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। डिम इमेज मार्कर इस्तेमाल न करें, डिम पॉइंट इस्तेमाल न करें। एग्जाम के लिए पहले से अच्छे पॉइंटर लेके रख रखें, उनको सब देख के वाकई अच्छा है, उसको एग्जाम के लिए फिक्स करके रख लें। और आपने तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई क्वेश्चन छोड़ा ना करें। बात ये होता है कि आपने क्वेश्चन पेपर सामने आया, आप एकदम डिसाइड हो गए कि मुझे नहीं आता, वो आता होता है, जिसके लिए मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि आपने हर क्वेश्चन का जो थीम है, उसकी समरी, उसका करक से याद करके रखा करें। इम्तिहान में फिर ये होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको कम से कम कुछ ना कुछ उसका लिख जरूर लेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके ज़हन में फ़ौरी तौर पे नहीं आ रहा होता, लेकिन आप थोड़ा-सा वेट करेंगे, बाकी क्वेश्चन हल करेंगे, तब तक क्वेश्चन ज़हन में आ जाएगा, तो फिर आप लिख लेंगे। और जब क्योंकि समरी ज़हन में होती है, तो इसलिए कुछ ना कुछ लिखना बेहतर होता है। इसमें आपने कोशिश करनी कि ओवर राइटिंग ना करें, कटिंग ऑफ वर्ड्स ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पूरी लाइन आपकी गलत हो गई है, तो पूरी लाइन के ऊपर क्रॉस ना ऐसे करें, आप लाइन के शुरू में और एंड में ब्रैकेट लगा के छोटे-छोटे क्रॉस साइडों पे लगा दें, बस एक कवर हो जाएगा। और एक ये देखें कि वर्ड टू वर्ड कॉपी बुक से करना वो ठीक नहीं होता। आपके कंसेप्ट जब चेक होते हैं, तो आप कोशिश करें कि कंसेप्चुअल आंसर जो है ना वो दें। और कोशिश करें ये भी कि तमाम क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको उसके आंसर आते हैं या नहीं आते, जो पूछे गए वो आंसर जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब आपने पढ़ा था ना, आपको कुछ ना कुछ का ज़हन में होगा। अच्छा, बात ये होता है कि क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप गौर करो, इसमें से कोई एक तो ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको समझ आ रहे हैं कि यार ये अल्फाज तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़े थे, फला क्वेश्चन पढ़े थे, तो फिर आप वहां से उसको मैच करें, गौर करके आप उसका आंसर फिर बनाने की कोशिश करें, खाली नहीं छोड़ना। और फॉर एग्जांपल जो छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, अब 14 टू 15 लाइंस का जो है ना उसका आंसर लिखना होता है, आपने टू स्टिक टू द पॉइंट, ठीक है ना। अब उसमें ये नहीं करना कि बस जो है ना वो नहीं आ रहा, ये बिल्कुल 2 लाइनों का लिख दिया, जो उसका आंसर प्रॉपर बनता है उसका आंसर जो है वो लिखे। उसके बाद ये है कि हर पेज चूंकि स्कैन किया जाता है, तो उसे कोशिश करें कि जो पेज भी आप लिख रहे हैं प्रोमिनेंट हो, क्योंकि बाद आप इंसान लिखते लिखते ना ऐसा ऐसा उसका हाथ ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, तो राइटिंग थोड़ी सी डिम हो जाती है, तो समझ नहीं आती। तो इसलिए ये ख्याल रखें कि वो 3 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी के बहुत कीमती आवर्स है, तो उस पर आप ऐसे वेस्ट नहीं होना चाहिए, पेपर बड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये कि जैसे इंग्लिश पेपर है आपका, तो उसके लिए आप केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड, टेक्स्ट बोर्ड बोर्ड जो है ना, तो इन दोनों की बुक्स आप तैयार कर लें, ठीक है। और उसके लिए आप ये देखें, बात वक़्त क्वेश्चन ये आते हैं इम्तिहान में कि जो एक पैराग्राफ दिया उसमें से क्वेश्चन बताया कि इसमें से आप गलतियाँ निकालिए। फर्स्ट ये एक टेंस की गलती है, एक कोई प्रीपोज़िशन की गलती है, एक कोई फॉर्मेशन की गलती है, तो वो एक ही गलती ही होती है। जब आपको गलती निकाली, आप सैटिस्फाई हो जाएगा, इस तरह की और कोई गलती जो है वो नहीं होगी। To write down summary, divide each paragraph according to ideas, concepts and summarize. बात करती है कि पैराग्राफ चूंकि काफी बड़ा है, आपने समरी लिखनी है, तो आप पूरे पैराग्राफ की एक ही दफा समरी बना देते हैं, जो आपको समझ आता है। उसके लिए आमतौर पे लोग कहते हैं जी 2 से 3 दफा पढ़ लो, आपके सामने समरी रह जाएगी, तो आप करें। वो ठीक है, बात गलत नहीं है, लेकिन वो छोटे पैराग्राफ की है। अगर आपका पैराग्राफ लेंथी है, तो आप उस पैराग्राफ को 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड करो, फिर उन हिस्सों की समरी बनाओ, फिर उसमें हर चीज कवर हो जाएगी। अच्छा, एक और भी बात है कि अगर आपने उसका टॉपिक लिखना है, बात ये होता है कि आपको पता है जी फलां चैप्टर में से ये पैराग्राफ आया है, और वो बुक में उसका जो चैप्टर है उसका टॉपिक ये था, आप वो लिख देते हो। देखिए, उसका नुकसान ये है कि वो पूरे चैप्टर को कवर कर रहा था वो टॉपिक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ का टॉपिक सेपरेट हो सकता है, तो आप ये सोचें, सेपरेट है तो सेपरेट ही लिखे।
और टच ग्रामर वाइल टीचिंग कॉम्प्रीहेंशन, जब आप कॉम्प्रीहेंशन टीच कर रहे होते हैं ना, तो ग्रामर को टच रखा करें, ज़हन में रखा करें कि आप जो पढ़ रहे हो, इसमें फॉर एग्जांपल इसमें नाउन क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें सिमिली क्या है, इसमें मेटाफर क्या है, वगैरह वगैरह, पन क्या है, इसमें हर चीज़ आप उसमें गौर करते जाएं। अच्छा, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपने उसकी जगह छोड़ देनी है, उसको क्रॉस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बस आपने उसको जगह। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा है और क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, तो अब आप ये ना करें कि चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जगह कर दूं, ऐसा नहीं आना, ये आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। और कोशिश ये करें कि जितने मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर आपने वो क्वेश्चन उसका आंसर जो है वो आप हेडिंग में लिख रहे हो या बुलेट फॉर्म में लिख रहे हो, तो जितने मार्क्स के उतने बुलेट बनने चाहिए, उतनी हेडिंग बननी चाहिए, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपकी हेडिंग्स 10 मार्क्स की बने या बुलेट आपकी 10 मार्क्स की कम से कम बन जाए। और एक और है कि कीप इन माइंड द एसेंस ऑफ ईच आंसर, ये मैं पहले भी इसमें मैंने जैसे बताया था कि ध्यान में रखा करें, बार बार इस बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, स्टडी करते हैं, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन का और हर इवन चैप्टर का उसकी समरी, उसका क्रक्स आपके ध्यान में होना चाहिए। एग्जाम में कभी फिर आपको ये नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया। अच्छा, जो जब आप एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें वैल्यूज और नंबर चेंज हो सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान में रखा करें, बाजूकात वहाँ पे लिखा हुआ है अली और यहाँ पे अब आ गए उस्मान, वहाँ पे आ गया था 5, यहाँ पे आ गया 10, तो आप सोचेंगे ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा नहीं था, वही होती है, सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज होती है। और इस पे एक पेपर प्रेजेंटेशन में एक बात खास पे ये है कि ये जो मैथ और फिजिक्स, इसकी अगर आपने बेहतर तैयारी करनी है, तो आप उसका तरीका ये है कि आप उसके जो फार्मूला हैं उनकी डेप्थ में जाएं और ये सोचें कि ये फार्मूले अप्लाई कहाँ पे होंगे। एक बहुत बड़ा इशू, लेंथी क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं होते, बच्चों को भूल जाते हैं, ये अक्सर बड़ा इशू है। उसका तरीका, एक तो ये कि हर पैराग्राफ की आप हेडिंग बना लो, उस हेडिंग याद कर लो, आपको वो हमेशा क्वेश्चन याद रहेगा। दूसरा, आपने जितनी भी अहम इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन आंसर की, उस आंसर की, वो सारी अलग लिख लो और 3 से 4 5 की इंफॉर्मेशन वो आप लिख लो। तीसरा, आपने समझ के कॉम्प्रीहेंशन के साथ 3 दफा उसको पढ़ लो, पहले 3 दफा अच्छी तरह समझ के पढ़ो, अभी याद नहीं कर रहे। और उसके बाद फिर आपने उस हर पैराग्राफ की एक समरी बना लो। फॉर एग्जांपल 5 पैराग्राफ उस लेंथी क्वेश्चन के, तो आप 5 उसकी समरियां बन जाएगी छोटी छोटी। अब आपने उसका इतना दिया, पांचा कर दिया कि अब एंड में 5वें नंबर पे, अब जब आप इसको मेमोराइज करोगे, ना सिर्फ आपको याद हो जाएगा बल्कि आपको कभी भूलेगा भी नहीं, जिंदगी में भी नहीं भूलेगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि जो पेपर चेकर्स होते हैं, उनको कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है ना, वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि इफ ऑल स्टेप्स इन मैथ क्वेश्चन आर राइट बट आंसर इज इनकरेक्ट, तो फिर भी मार्क्स आपको कुछ मैक्सिमम हद तक मिल जाएंगे। और इफ कंसेप्ट्स ऑफ एनी क्वेश्चन आर डिमांडेड एंड यू गिव बुकिश लैंग्वेज, मार्क्स में बी डिडक्टेड, याद रखें। अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने सिर्फ जो कोई डेफिनेशन होती है या फार्मूला होता है वो आप वर्ड टू वर्ड लिख रहे हैं, बाकी कोशिश करें अपने अल्फाज में लिखें, उसमें आपको ज्यादा अच्छा नंबर आ जाएंगे। और उन क्वेश्चन को फोकस करें जो स्टार्ट होते हैं इन अल्फाज के, जैसे डिस्कस है, इलेबोरेट है, एक्सप्लेन है, एक्सपैंड है, कंपेयर है, कंट्रास्ट है और एप्लीकेशन है। इस तरह के ज्यादा तैयार करें क्योंकि इसमें इंसान को थोड़ा सा मुश्किल पेश आ सकती है, बाकी तो आसान चीजें होती है। और पेपर पे कोई एक्स्ट्रा चीज आपने नहीं लिखी, जैसे आपने अपना नेम, रोल नंबर वगैरह कहीं और जगह पे लिखना, बस जहाँ पे वो जगह बनी हुई सिर्फ आपने वहीं लिख रहा है। और जब अपने डायग्राम बनाना पेपर पे, उस आप साइड पे करके, कॉर्नर पे करके रखें, बिल्कुल दरमियान में ना करें। हाँ, अगर आप समझते कि नहीं, मैंने एक जो अपने आंसर शीट जो पेज है उसके मैंने दरमियान में एक मार्जिन लाइन ड्रा करके, हाफ उसको करके, बाइफरकेट करके फिर मैं एक साइड बनाता हूँ, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर इस साइड पे, दूसरी साइड पे आपका आंसर पूरा आ सकता हो तो अब ये करेगा, वरना ये ना कीजिएगा, वरना उसको साइड पे करें। एक इसमें मैं अहम बात बताने लगा कि आपको स्टडी कैसे करना चाहिए। क्या, एक तो ये है कि जो मैंने ये भी पहले बताया है कि आपने आपने हर यानी पहले दिन से एक ज़हन बनाना है कि मैंने टॉप करना है, मैंने बहुत ज़्यादा नंबर अच्छे लेने हैं। क्योंकि अगर आप ज़हन में ये जंग जीत गए हो ना, कहते हैं ना कि जंग हमेशा पहले ज़हन में जीत जाती है। अगर आप ये जंग जीत गए हो कि आपने टॉप करना है या आपने बोर्ड में पोजीशन लेनी है या आपने पहले 10 में कम से कम लाइक करना है, ज़हन में बनाओगे तो फिर आप आ भी जाओगे। दूसरा, टेस्ट को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, लोग इससे अवॉइड करते हैं। कोई एक टेस्ट भी आपने छोड़ना नहीं है और यहीं से आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। तो आप कोशिश करो, हर टेस्ट में 100% मार्क्स लेने की कोशिश करो। नंबर 3, आपकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। जो बच्चे छुट्टी करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल आज स्कूल था और आज आपने छुट्टी कर ली, जो कल पढ़ा था उसकी रिवीजन आपने नहीं की, आज जो टेस्ट हो रहा था आपने वो नहीं दिया,
और आज जो टीचर आपको अगले दिन के लिए आपको टेस्ट देंगे या पढ़ाएंगे, आपने वो भी नहीं किया, तो कितना 3 दिन का नुकसान हो गया ना। ये एक छुट्टी का नुकसान होता है। क्लास बंक नहीं करनी। क्लास बंक हमेशा निकम्मा इंसान करता है। पढ़ने वाला बच्चा क्लास बंक नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक बहुत अहम चीज़, हर टॉपिक पर नेट पे लेक्चर मौजूद है, हर टॉपिक पर। बहुत अच्छे-अच्छे टीचर ने दिए हैं। तो एक वो मैं इंटरव्यू सुना था, एक बोर्ड में फर्स्ट वाला बच्चा जो लाहौर बोर्ड में फर्स्ट आया था, उसने कहा था कि मैं जब टीचर से पढ़ के आता था, फिर वो तमाम लेक्चर हर बुक के, मैं आके फिर ऑनलाइन भी सुनता हूँ। तो उससे मुझे नए आइडियाज़ फिर मुझे मिल जाते हैं। क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी, आपने कांसेप्ट सारे क्लियर करने हैं। अगर आपने जो अपनी रूटीन बनाया, स्केड्यूल बनाया, आप पढ़ रहे हो, अगर किसी दिन किसी फंक्शन की वजह से, कोई और मिसहैप होने की वजह से आप एक दिन नहीं पढ़ सके, तो अगले दिन अपने क्रेडिट आवर्स आपने बढ़ाने हैं, वो आपने कमी पूरी करनी है। अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि नीट क्लीन पेपर हर एक को अपील करेगा। ये जो पेपर चेक करते हैं, वो बताते होते हैं कि जो पेपर बहुत नीट क्लीन साफ किया हो ना, हम ऑटोमेटिक अपने ज़हन में बनाते हैं कि यार हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने हैं। और डेली का काम अपने डेली करना है। ये जो काम छोड़ देते हैं ना, ये बात गलत है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में कोई सैटरडे, संडे, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन नहीं होना चाहिए। आपको रोज़ का काम रोज़ करना है। आपका काम दोपहर 12 बजे खत्म हो गया, ओके, आप बेशक जो मर्ज़ी करें। लेकिन अगर रात के 12 बज गए तो आप खत्म नहीं, तो आपने खत्म सोना नहीं है। काम अपना करना है। अच्छा, एक इसमें छोटी-सी बात आपको मैं बताता हूँ कि 2 स्टूडेंट हैं। आपको टेस्ट की इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। देखिए, एक टोटल दोनों को 4-4 घंटे मिले हैं। एक बच्चा 1 घंटा पढ़ता है, फिर दूसरा घंटे भी पढ़ता है, तीसरा भी पढ़ता है, चौथा भी पढ़ता है। एक ये बच्चा, दूसरा सुने, पहले घंटे पढ़ता है, फिर टीचर को टेस्ट देता है दूसरे घंटे में। टेस्ट दे के टीचर चेक करके उस वक़्त उसको वापस करता है, गलतियाँ याद करता है। तीसरे घंटे फिर पढ़ता है, याद कर लेता है अच्छी गलती, चौथे घंटे में फिर दोबारा टेस्ट देता है। बताएँ कौन-सा बेहतर है? तो आप कहेंगे दूसरे वाला। सेम, आपने टेस्ट मिस नहीं करना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो अगर आप टेस्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ते रहेंगे, देखिए इवन लोग, मैंने देखा कि कुछ एकेडमी ज्वाइन करते हैं टेस्ट के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी स्कूल में, तमाम स्कूलों में टेस्ट हो रहे होते हैं। उनको फोकस करें, रेगुलर हो जाए, तो आपका काम बेहतर से बेहतर हो जाएगा, आपका कोर्स कवर होता जाएगा और आपका ग्रिप भी मजबूत होती जाएगी। तो बस मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम बच्चों के बिल्कुल सर पे आ गए हैं। आपने अपनी रिवीजन इस वक़्त तेज़ी से कंप्लीट करनी है। और रिवीजन का एक ही तरीका है, जितने एग्ज़ाम में काम रहता है ना, वक़्त रह गया, उसका एक ही तरीका जो बेस्ट है, अगर आप इस वक़्त हर बुक को 3 डेज़ में कवर करें, आप 3 दिन में पूरी बुक कवर करें। अगर आप 4 दिन भी लगा देंगे ना, तब भी आपकी 100% प्रिपरेशन खत्म कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्ज़ाम के लिए 100% रेडी हो जाएँगे और आप जो पेपर देंगे वो बेस्ट होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।